Hello everyone, welcome to my channel My Biology Mantra. Today I am going to start the new chapter for NEET exam 2021 बायोलॉजी की मैं प्रिपरेशन कराऊंगी. इसके लिए मैं आपको लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ. लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगी सो दैट यू आर एबल टू डू एनी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच मे कम इन एग्जाम. ठीक है, किसी भी फ्रेम करके किसी भी तरीके से आप अप्लाइड जो होगा वो आप कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि कितना वंडरफुल है हमारा लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, अमेजिंग ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोल्ड माउंटेन्स में भी रह रहे हैं, डेसिडस फॉरेस्ट में भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग, इवन इन द वेरी हॉट स्प्रिंग्स, खौलते हुए पानी में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो मिल जाएंगे. तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पर फैले हुए हैं. ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं. दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड रिलेटेड टू ईच अदर एंड देयर इज़ large number of diversity of this fascinating organisms. ये सारे के सारे organisms जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं थ्रू फूड चेन, और ये जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अभी भी डिस्क्राइब आइडेंटिफाई करना बाकी है. तो still remain unknown. So there are wide range of organism in terms of size, color, habitats, उनकी physiological और morphological features. Physiological means functional, morphological means बाहर से देखने में features हैं जिससे कि जो कि इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं. मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जिसे कहें नहीं पाई जाती हैं. तो ये वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं हम? उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है. वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म की, लेकिन बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि डिफाइनिंग होती हैं. ठीक है, उनके बारे में मैं बताऊंगी जो केवल और केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अलग करती हैं, उन्हें बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़. आपकी एनसीईआरटी का क्योंकि हर एक पेज इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसे मैं करवा देती हूँ. जैसे कि आपके जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अर्नेस्ट मेयर, जिनका जन्म जो है 1904 में हुआ था, 2004 में डेथ हुई थी. सो दिस इज़ द लाइफ स्पैन. देन ये जर्मनी के हैं. एक बार क्वेश्चन कई बार आ चुका है, साइंटिस्ट की जगह पूछ लेते हैं किस जगह के हैं, तो आपको पता होना चाहिए. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है. एंड इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को सेंट्रल क्वेश्चन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का बनाया था. आज के समय की जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसके जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, इसको इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल क्वेश्चन बना दिया था. इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को डिफ़ाइन किया था, टर्म दिया था स्पीशीज़. तो मेयर आपको बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत से एग्जाम्स में, तो ये पूछा भी जा चुका है नीट पे. और इन्हें जो है 3 प्राइजेज मिले थे. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें दिया गया था. कौन कौन से 3 प्राइजेस थे? बाल्जन प्राइज़ 1983, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1904 और द क्राफूड प्राइज़ 1909. तो ये सारे के सारे 3 प्राइजेस इन्हें दिए गए थे. और ये जो 100 लाइफ टाइम के जो मेन बायोलॉजिस्ट हैं उनमें से एक हैं पूरे वर्ल्ड में से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं. इन्हें और इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा है. सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स बिगिन द व्हाट इज़ लिविंग. लिविंग क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे उसे आप बताएंगे कि व्हाट इज़ लिविंग. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं. सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, है ना. कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आपका, और ये जो सुटेबल रिस्पॉन्स जो देते हैं, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट,
सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की, आपस में इंटरेक्ट करने की, इमर्जेंस होने की, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर आप देखें तो आप लाइफ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म, और जो कि विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्ड करता है, अडेप्ट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग बींग्स में होती हैं। यानी वो ग्रोथ कर सकता है, डेवलप कर सकता है, कॉन्शियसनेस होती है यानी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई होता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, दी मेटाबॉलिज्म उसकी सेल्स में होती हैं, बॉडी में होती हैं। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं। इनमें से कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक ही हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाई जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्रोथ को देख लेते हैं। ग्रोथ में कैरेक्टरिस्टिक में जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं एंड इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज़ द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये टू कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर और मास इंडिविजुअल का जो बढ़ता है, ये ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं आप। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पेज से बनाए हैं ताकि आप इसे क्विकली रिवाइज कर सकें। जैसा कि हमने देखा है कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस यानी कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ के बारे में जब नंबर 1 हम पढ़ते हैं, इट इज़ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की कौन सी है, या तो उसकी इंक्रीज इन मास हो, या जब मास इंक्रीज होता है हो सकता है अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज इन नंबर उसकी सेल्स के होंगे। तो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों के दोनों ही ग्रो करते हैं। किससे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूसली होती है। लेकिन जो एनिमल्स में होती है उनकी ग्रोथ जो है अप टू सर्टेन एज होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि लीवर सेल्स हैं, है ना, कुछ ऐसे जिनमें रीजनरेशन पावर होती है। दे कैन सर्टेन टिश्यूज़ जो कि अपने आप को लॉस सेल को रिप्लेस करते रहते हैं। तो वो जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं, जहाँ कुछ जगह होती हैं जहाँ पर जो और ये ग्रोथ है सेल डिवीजन कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, अदरवाइज सर्टेन एज तक ही आपका ग्रोथ होती है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। तो वन कैन ईजिली, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में आप देखें, कल्चर मीडियम में आप ग्रो करते हैं अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह को, और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आप सिंपली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, है ना। तो इससे आप ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, जरूर होता है, म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो वन मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन बॉडी इज कंसिडर है। हम ये जो इंक्रीज इन बॉडी मास हुआ, बॉडी मास कैसे इंक्रीज होता है? सेल में जब साइटोप्लाज्म यानी जो लिविंग मैटर है उसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ये जब बढ़ता है तो ये क्या करता है? बॉडी मास या सेल के मास को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ कहाँ से होती है? इनसाइड होती है, अंदर से हो रही है, उनका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाहर से बढ़ते हैं। बाहर से कैसे बढ़ेंगे? अगर हम ग्रोथ ऑफ मास को क्राइटेरिया लें, जैसे बाउल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनमें बाहर से सैंड इकट्ठी होती जा रही है ना, तो इनका साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बाहर से ग्रो हो रहा है। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से ग्रो होते हैं, उनकी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ग्रोथ दोनों में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। जब हम इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया लेते हैं तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, और वो बाहर से ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो तो करते हैं। इसलिए हम
ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बाहर से ग्रो करते हैं फ्रॉम आउटसाइड. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके बाद हैव टू बी एक्सप्लेन देन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाहर से ग्रो करते हैं, लिविंग बींग्स जो हैं वो अंदर से ग्रो करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है उनकी. ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप आ जाएं. हाँ, इसी पेज का मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बनाया हुआ है. प्लांट ग्रोथ जो है आपकी कैसे होती है? प्लांट ग्रोथ अकर्स कॉन्टीन्यूसली होती रहती है बाय सेल डिवीजन. एनिमल ग्रोथ जो है वो अकर्स अप टू सर्टेन एज होती है. कुछ टिश्यूज़ में हमेशा होती रहती है, कॉन्टीन्यूस होती रहती है. अदरवाइज एनिमल ग्रोथ जो है सर्टेन एज पे आके रुक जाती है. ग्रोथ कैसे होती है, पहले तो आप ये बताइए, ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है आपकी जब प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, है ना. जैसे कि जिसे आप बोलते हैं ग्रोथ कैसे होती है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें कि एनाबॉलिज्म एक्सीड करता है कैटाबॉलिज्म से. कैटाबॉलिज्म क्या है? जो डिग्रेड करने वाली जो रिएक्शंस है, और एनाबॉलिक जो कोई चीज़ बनाती हैं, है ना, एनाबॉलिक रिएक्शंस. तो जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं जब ये ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी मेटाबॉलिज्म में जब एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो बॉडी ग्रो करती है. जब बराबर होती हैं तो बॉडी जो है वो ग्रोथ करना रुक जाती है, और जब अगर कम हो जाती है तो बॉडी जो है उसकी ग्रोथ तो कम हो ही गई है, वो डेथ की तरफ बढ़ रहा है. समझ गए? एनाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं अप टू सर्टेन एज बढ़ती रहती है. तो यहाँ पर फिर से हम लोग आ जाते हैं. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो ड्यू टू एक्यूमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स, वेयर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड. ये मैं बता चुकी हूँ. सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग, इसलिए हम ग्रोथ को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसे कैरेक्टरिस्टिक तो मान सकते हैं लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं. अब हम आ जाते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिप्रोडक्शन. दिस इज़ द नंबर 2. दिस इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं और टू इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. और ये जो है एक्वायर होता है सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, क्योंकि टू कॉम्पनसेट, जिसे आप कह सके द लॉस ऑफ डेथ को कॉम्पनसेट करने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है. दो तरीके का कौन सा? एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जो मेनली ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. देखिए आपकी इसमें एनसीईआरटी की लाइन में भी लिखा हुआ है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, और इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिपेरेंटल होते हैं, इसमें यूनिपेरेंटल मल्टीप्लिकेशन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, वही रिप्रोड्यूस करता है. और ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के द्वारा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, इन सब के प्रोसेस से होता है. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द फंजाई है मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एज दे प्रोड्यूस. ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन प्लेन हाइड्रा में हम बर्डिंग देखते हैं, है ना. और यहाँ पर हम जो है फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका फंजाई है मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली एज मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स एंड दे प्रोड्यूस. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा जो है वो बर्डिंग से होता है ना. और इसके बाद जैसे प्लेनेरिया हो गया आपका, प्लेनेरिया जिसे प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ये जो है ये वी ऑब्जर्व इट ट्रू रीजनरेशन करता है.
ये फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट बॉडी पार्ट जो है वो स्प्लिट हो जाता है और वो बॉडी पार्ट भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये जो है फ्लैटफॉर्म की कंडीशन है, बहुत ही ट्रू रीजनरेशन होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है इसमें। और इसके बाद आपका जैसे कि यहाँ पर आ जाता है द फंजाई, कुछ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, फिर द फंजाई द फिलामेंटियस जो आपका एल्गी है, ठीक है, फिलामेंटियस एल्गी है, फंजाई है, एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपको रीजनरेट करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। याद रखेंगे, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनेमा जो उनकी बॉडी की स्टार्टिंग होती है वो जो है प्रोटोनेमा, अभी मैं आपको क्लास 11 में आगे बताऊंगी व्हाट इज प्रोटोनेमा। तो ये जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जब ये यूनिसेलुलर की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, है ना, तो ये क्या रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिमस। सिनोनिम्स कैसे हो जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैसे सिनोनिम्स हो जाते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रही है, वही उनका ग्रोथ हो रहा है और वही उनकी जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ वी नोटिस द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का कोई जो है क्लियर यूजेज नहीं समझ में आता। दोनों, ग्रोथ बोलो तो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तो भी वो ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही इनके यूजेज हमें ठीक से समझ में नहीं आता है यूनिसेलुलर के केस में। बट फर्दर जो है, जो मैनी ऑर्गेनिजम्स है विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, रिप्रोडक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, केवल क्वीन बी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, बहुत साल तक उनको बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट दे आर इनफर्टाइल। तो हेंस रिप्रोडक्शन को भी हम जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाए, उसे डिफाइन करे, नॉन लिविंग में ना पाई जाए। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल और रिप्रोड्यूस करने का नहीं है, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। नाउ come to next page, that is another characteristic is metabolism. Metabolism देखें तो all living organism are made up of chemicals. जितने भी living organism हैं वो जो हैं वो chemical से बने हैं, and these chemicals small और big जो है ये various classes, size, functions, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग फंक्शंस के साइज़ के हैं, और ये कॉन्स्टेंटली जो हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में जुड़ के दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, इन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हर एक बॉडी सेल में होती रहती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कॉन्टीन्यूसली साइमल्टेनियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती रहती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यूनिसेलुलर और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में होती रहती हैं। ऑल प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर कोई भी हो, मल्टी सेलुलर, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़रूर होती हैं, ठीक है। जितने भी ऑल प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स और ये जितने भी हैं, ये आपके सारे के सारे जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। एंड द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर ऑर्गेनिज्म, इन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होती है। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन्हें आप कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सेल फ्री सिस्टम में आप इन्हें जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन इन्हें उस समय आप ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। इन्हें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस आपने बाहर करी हैं टेस्ट ट्यूब वगैरह में, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप बोल सकते हैं परफॉर्म। ये ना ही लिविंग बोला जाएगा ना ही नॉन लिविंग बोला जाएगा। इन्हें लिविंग रिएक्शंस आप बोल सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग नहीं है। इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस,
ठीक है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं होती। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कहाँ होती हैं? सेल्स में होती हैं। तो देखा जाए तो सेल इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर, यानी आपको यहाँ पर से दो डिफाइनिंग फीचर मिल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल कहाँ होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, ओनली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी, इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, लेकिन हम उसे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आपने इन विट्रो में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, वो ना लिविंग थिंग्स हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उन्हें लिविंग रिएक्शंस कहा जा सकता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। यहाँ पर मैं आपको वो पिछले चैप्टर का ये थोड़ा सा रह गया, ये मैं दिखा देती हूँ। कुछ एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था प्लेनेरिया फ्लैटफॉर्म जो ट्रू रीजनरेशन करता है। पूरी बॉडी को अगर कट भी, फ्रेगमेंट भी हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, तो हर एक पार्ट जो है उसका रीजनरेट कर जाता है। ट्रू रीजनरेशन है, बहुत ही ज़्यादा पावर है इसके पास। फ्लैटफॉर्म प्लेटीहेलमिन्थेस का। फंजाई जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। और ईस्ट जो है बर्डिंग, हाइड्रो और ईस्ट बर्डिंग के लिए, ये तो आप देख ही चुके हैं। इसके बाद एमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के लिए बहुत ही, बैक्टीरियन एमीबा फॉर बाइनरी फिजन। फंजाई प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस एंड फिलामेंटस एल्गे में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ऐसे जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ही कॉमनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ के साथ है, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। यूजेज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट क्लियर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, फर्टाइल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हमने अनदर कैरेक्टरिस्टिक भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। नाउ जी हाँ, ये भी कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस आपकी ऑर्गेनिज्म की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, आर अवेयर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को जानते हैं कैसा है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, वो वाटर की तरफ ही ग्रो करती हैं, जो शूट हैं वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, मीन्स दे आर फोटो पीरियड में कॉन्शियसली वो जो है उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेंस करते हैं सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू सडन और स्मूथ चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, ये सारे के सारे सेंस कर लेते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी कि ये हिमसेल्फ में भी अवेयर हैं, मतलब सराउंडिंग से भी अवेयर हैं और अपने लिए भी अवेयर हैं, ठीक है। अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर हैं, अपने मेंटल फिटनेस के लिए अवेयर हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। दिस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कॉन्शियसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरेक्टिव सिस्टम विद कॉन्शियसनेस एट द हेड ऑफ ऑल। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्शियसनेस। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि मैन इन कोमा अगर एक देखें तो, जैसे कोमा में कोई मैन है या इन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो वो लिविंग माना जाएगा या नॉन लिविंग माना जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है क्वांटिटेटिव प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो लिविंग बीइंग की है उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसमें डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर पर्सन कोमा में है और ये जो है लॉस द रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो ये एग्जिबिट करता है फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट स्टिल एग्जिबिट्स लाइफ, क्योंकि वो जिंदा है, सांस ले रहा है, तो लाइफ तो एग्जिबिट कर रहा है। एंड इफ रिक्विजिट कॉन्शियसनेस इज रीस्टोर्ड, अगर उसकी कॉन्शियसनेस रीस्टोर हो जाती है तो पर्सन अगेन जो है वो स्टार्ट कर देता है एज अ लिविंग बीइंग की तरह। और अगर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो है उसे डेथ ही माना जाएगा, ठीक है। तो यानी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग जैसे अडेप्टेशन हो गई, लाइफ स्पैन हो गया, होमोस्टेसिस हो गया, हीलिंग एंड रिपेयर हो गया, मूवमेंट एंड वेरिएशन हो गया, दीज आर द सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। यहाँ पर आप इस पेज को भी कर लेंगे।
जैसे कि कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली इज डिफाइंड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी में प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, इन पे जो है प्रेजेंट होती है। जैसे कि फोटो पीरियड इफेक्ट जो है रिप्रोडक्शन में, चाहे वो सीजनल ब्रीडर हो या प्लांट्स और एनिमल्स हो, इन दोनों को इफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो अपनी सराउंडिंग के साथ साथ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो। दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ओनली ह्यूमन बींग। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड रिप्रोडक्शन चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 ऑफ NCERT बायोलॉजी, एंड होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने नोट्स बनाए हैं उसके, और इसे आप रिवाइज करिए। टुमारो आई विल फिनिश दिस चैप्टर। आगे हम प्रोसीड करेंगे क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन वगैरह।